हाय हेलो नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे था, तो मैंने सोचा क्यों ना कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक वीडियो बनाएं, उसके बारे में बात करें। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मतलब रिसेंटली ऐसे हो गए कि दे आर ओवर पावरिंग द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, जो हमारी 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी विच इज़ द थर्ड, जो सुप्रीम कोर्ट और वो है। तो दे आर ओवर पावरिंग द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, and they are not held accountable for their decisions, they are not answerable for their decisions. So that's why मतलब मेरा वीडियो बनाने का मुद्दा ये है कि जवाबदेही, सुप्रीम कोर्ट की जवाबदेही कब होगी, उनसे कौन जवाब मांगेगा, वो क्यों नहीं अकाउंटेबल होते हैं, मतलब जो चीज़ें वो करते हैं, उसके इर्द गिर्द मेरा वीडियो रहेगा। और स्टार्ट में इससे करना चाहूँगा कि आपने सुना होगा कि लोग बोलते होंगे कि अरे आपके घर में कोई लॉयर है नहीं तो अपने बेटे को लॉयर मत बनाओ, या पहले घर में लॉयर होना चाहिए फिर ही लॉयर बनाओ, वरना लॉयर नहीं, मतलब अपने बेटे को मत बोलो या बेटी को मत बोलो कि लॉयर स्ट्रीम परस्यू ना करें। अब इसके पीछे एक रीज़न है, वो मैं बताऊँगा बाद में वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी की तरह मैं सुनाना चाहूँगा कि कैसी चीज़ें बढ़ी हैं। तो सबसे पहले जाएंगे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में। जब मतलब अम्बेडकर जी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, उसमें डिबेट होती थी कि ये लॉ रहना चाहिए, ये एक्ट रहना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, सारी डिबेट होती थी। तो उसमें एक मुद्दा आया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हम वीटो पावर देते हैं। वीटो पावर मतलब चीफ जस्टिस जो डिसाइड करेगा फुल एंड फाइनल होगा, मतलब इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं होगा। तो इस पर भी डिबेट हुई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वीटो पावर देना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर को वीटो पावर देना चाहिए। तो डिबेट होती गई, फिर बाद में ये डिसाइड हुआ क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट होके आता है, मतलब लोगों की पसंद से चुन के आएगा, इसके लिए उसको वीटो पावर होनी चाहिए। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसको इलेक्ट नहीं किया है जनता ने तो प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया है। सो वीटो पावर शुड स्टे विद द प्राइम मिनिस्टर। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि वीटो पावर उनके साथ रहेगी। फिर बाद में आता है 1971, उसमें होता है 24th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में। वो इंदिरा गांधी की सरकार ने लाया था 24th अमेंडमेंट 1971। अब उसमें अमेंडमेंट में ये था कि जो पार्लियामेंट है वो कोई भी लॉ या कोई भी एक्ट या कुछ भी चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन में सब अमेंड कर सकती है, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक और सारी चीज़ें अमेंड कर सकती है। प्रियम्बल जो भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो सब अमेंड कर सकती है। ये 24th अमेंडमेंट 1971 में आया। अब इसके बाद बहुत फेमस केस हुआ, आपने सुना होगा केशवनंद भारती केस 1973 में, 1973 में। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो अमेंड नहीं हो सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज तक ये डिफाइन नहीं किया है कि व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लोग मतलब वो जो भी केस आता है उसमें बोलते हैं कि मतलब अगर उनको नहीं करना होगा तो बोल देंगे कि अरे नहीं, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसको अमेंड नहीं कर सकते आप। ये आज तक वो ऐसी चीज़ें करते हैं, यूज़ करते हैं उसको, क्योंकि उन्होंने आज तक एग्जैक्ट डिफाइन नहीं किया है व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हुई बात। और फिर बाद में आते हैं जजिस केस पे। अब आपने कॉलेजियम सिस्टम सुना होगा, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। कॉलेजियम सिस्टम जो होता है, कॉलेजियम सिस्टम वो होता है कि वो 5 सुप्रीम कोर्ट जजेस का होता है, और जितने भी आप चीफ जस्टिस सिलेक्ट करते हैं, जितने भी जजेस इलेक्ट होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, वो ये सिस्टम करता है, मतलब ये सिस्टम रिकमेंड करता है। और उसके बाद प्रेसिडेंट और मतलब उसकी मंजूरी मिलती है प्रेसिडेंट से, और फिर वो इलेक्ट हो जाते हैं। ये कॉलेजियम सिस्टम जो है वो मतलब जजेस केस है, तो 3 जजेस केस है। फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस 1993 में, और तीसरा जजेस केस 1998 में। सेकंड वाला 1993 या उसके इर्द गिर्द है, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं, बट थर्ड जजेस केस 1998 में हुआ था, जिसमें मतलब पूरा जो कॉलेजियम सिस्टम है वो एस्टैब्लिश हो गया था, जिसमें 5 जजेस इंक्लूडेड थे। पहले 3 थे सेकंड जजेस केस के अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 5 जो तीसरा जजेस केस हुआ उसमें 5 लोग, मतलब उसमें डिसीजन ये है कि 5 जजेस होंगे जो डिसाइड करेंगे कौन कहाँ किसका पद किसको दिया जाएगा। तो ये चीज़ हुई, कॉलेजियम सिस्टम हो गया। अब कॉलेजियम सिस्टम के पहले क्या होता था कि लॉ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ये कंसल्ट करते थे सुप्रीम कोर्ट से कि कौन किसको जज, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से, सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, कि कौन किसको कहाँ पे नियुक्त करना है। ये पहले होता था, लॉ मिनिस्टर प्रेसिडेंट सब कंसल्टेशन के साथ होता था। और ये कंसल्टेशन भी जो था ना, कि राय लेना, ये भी ज़रूरी नहीं था, मतलब बाइंडिंग नहीं था, मतलब ऐसा कोई लॉ में नहीं लिखा है कि बाइंडिंग है कि आपको लेना ही है। प्रेसिडेंट और लॉ मिनिस्टर अपने हिसाब से कर सकते थे। और फिर बाद में ये कॉलेजियम सिस्टम बना, और कॉलेजियम सिस्टम का कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी जिक्र नहीं है। आप चाहे तो देख लो, कहीं भी कॉलेजियम सिस्टम का जो जो पद्धति है वो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी नहीं है। तो जो भी जजेस बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे चुना है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से बना ही नहीं है, यही बात है। और फिर आप कहते हैं कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे चुना है, तो वही क्वेश्चन होता है कि फिर कॉलेजियम सिस्टम अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से कैसे आए। सेकेंड चीज़,
आर्टिकल 368 ये कहता है कि जो पार्लियामेंट है, मतलब विच इज़ द एग्जीक्यूटिव, फर्स्ट पिलर है पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव, वो सबसे सुप्रीम है। मतलब जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा वही होगा। मतलब और जो सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। मतलब उनका काम यही है कि देखना जो भी केस आ रहा है उनके सामने, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है कि गलत है। उनका सिर्फ इतना ही काम है। सुप्रीम कोर्ट ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला सकता है, ना कुछ कर सकता है। लेकिन अभी रिसेंटली आपने सुना होगा जब गवर्नर्स असेंट टू बिल का केस आया था, अभी रिसेंटली हुआ, अभी रिसेंटली डिसीजन अनाउंस हुआ कि हम मतलब रिवर्स कर दिया डिसीजन। तो गवर्नर्स असेंट टू बिल का मामला ये है कि जो गवर्नर्स है उस पर टाइम बाउंड लगाना चाहता था सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि गवर्नर्स जो मतलब स्टेट जो तमिलनाडु, केरला और बाकी सारे स्टेट्स की प्रॉब्लम ये थी कि गवर्नर्स जो है वो बिल को अप्रूव नहीं करते टाइम बाउंड मैनर, मतलब टाइम बाउंड मतलब टाइम में अप्रूव नहीं करते, वो वैसे ही पड़े रहने देते। तो इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था कि इनको बोलो कि कोई टाइम लिमिट लगाओ जिससे ये अप्रूव करे बिल को। तो सुप्रीम कोर्ट की 2 बेंच ने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सुना दिया। मतलब उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि 3 महीने के अंदर अंदर गवर्नर और प्रेसिडेंट को बिल अप्रूव करना ही होगा, वरना अगर वो अप्रूव नहीं हुआ 3 महीने के अंदर तो वो अप्रूव्ड माना जाएगा। और ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, और ये चीज़ कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को इतने टाइम में ही बिल अप्रूव करना है। कहीं भी मेंशन नहीं, टाइम लिमिट दी ही नहीं गई है। सो हाउ कैन, मतलब सुप्रीम कोर्ट कैसे फिर ये डिसाइड कर सकता है या टाइम लगा सकता है, अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम बोल रहे हैं कि 3 महीने तक आपको 3 महीने तक की टाइम लिमिट है, अगर अप्रूव नहीं हुआ तो अप्रूव माना जाएगा। तो विच इज़ वेरी रॉन्ग। और इसको कोई सुप्रीम कोर्ट से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछता कि आपने ऐसा कैसे डिसीजन ये कर दिया, कोई अकाउंटेबल नहीं हेल्ड करता उनको कि आप ऐसे कैसे लॉज अमेंड कर सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट को तो पूछेंगे, वो तो क्योंकि इलेक्ट होके आई है। तो ये चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने आप को जेन्युइनली सुप्रीम समझने लगे, एग्जीक्यूटिव से भी ज़्यादा, कि हम जो बोलेंगे वही सही है, पार्लियामेंट जो करेगी वो करेगी, लेकिन हमारा जो डिसीजन रहेगा वो फुल एंड फाइनल रहेगा। अब रिसेंटली वो डिसीजन तो ओवरटर्न हो गया, उसने बोला कि नहीं ये तो गलत बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं है, इसके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लगेगा इसके लिए, वरना ये अप्रूव, मतलब जो अगर टाइम लिमिट लगानी है गवर्नर और प्रेसिडेंट पे तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा तो ही हो पाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन नहीं है। तो अभी रिसेंटली डिसीजन आया तो वो डिसीजन गवर्नर और प्रेसिडेंट के पक्ष में गया कि आप जो मतलब जैसा है वैसे ही है, ये चीज़ हुई। अब इसके बाद प्रॉब्लम आती है पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट जो भी लॉज बनाती है सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर देगी। इससे रिलेटेड मैं एक छोटी बात यहाँ कहना चाहूँगा बुलडोज़र जस्टिस की। मतलब अभी योगी जी ने वो बुलडोज़र वाला मामला शुरू कर दिया है कि जो भी मतलब जो भी गुंडागर्दी करेगा, ये इलीगल होगा तो डायरेक्ट उस पर बुलडोज़र चढ़ता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को बहुत प्रॉब्लम होती है कि आप बुलडोज़र कैसे चढ़ा सकते हो। तो इसका मैं आपको बताना चाहूँगा कि यही जो असेंट टू बिल वाला मामला हुआ था ना, तो इसकी कोई तो हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर गवर्नर और प्रेसिडेंट टाइम से अप्रूव नहीं कर रहे बिल को तो किसी को तो अप्रूव करना ही पड़ेगा ना, और वो मतलब सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन करेगा। अगर कोई अप्रूव ही नहीं कर रहा तो किसी को तो अप्रूव करना पड़ेगा, तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगा उसमें। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, हियरिंग हो रही थी तो उसमें एक आखा। उसके बाद जो बुलडोज़र जस्टिस है वो सुप्रीम कोर्ट को बड़ी आपत्ति होती है उससे कि बुलडोज़र जस्टिस क्यों, मतलब बुलडोज़र जस्टिस नहीं लागू होना चाहिए, सिस्टम बहुत गलत है। और जो बुलडोज़र जस्टिस का सिस्टम है वो जनता को पसंद आ रहा है, जनता जो है वो कह रही कि सही हो रहा है। अब जब सुप्रीम कोर्ट, यही स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लगाना चाहूँगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई अगर अप्रूव नहीं कर रहा तो किसी को तो इंटरवीन करके, मतलब किसी को दखल करके वो चीज़ को देखना होगा। तो अब जब आप जस्टिस नहीं दे पा रहे हो या हाई कोर्ट जस्टिस नहीं दे पा रहा है तो किसी ना किसी को तो इंटरवीन करके वो चीज़ को देखना पड़ेगा ना। अब आपको भी पता है कि केसेस कितने लंबे चलते हैं। तो जस्टिस जो बोला जाता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो अगर वो जस्टिस डिले नहीं कर रहे हैं, सरकार कोई और वे से उसको जस्टिस दिला रही है और ये पब्लिक को पसंद आ रहा है, तो व्हाट, और लीगली भी हो रहा है, जो चीज़ इलीगली हो रही है वो तो गलत ही है। अगर ये चीज़ लीगली हो रही है ये चीज़ और पब्लिक भी पसंद आ रही है, तो ये चीज़ अगर हो रही है तो वाई द सुप्रीम कोर्ट हैज़ प्रॉब्लम इन इट। और बहुत मतलब टिप्पणी तो सुप्रीम कोर्ट देते ही रहते हैं, लेकिन उनको बहुत प्रॉब्लम होती है ये चीज़ से। तो मैं यही स्टेटमेंट बोलना चाहूँगा कि जब आप बोल सकते हो कि गवर्नर और प्रेसिडेंट अप्रूव नहीं कर रहा तो किसी को दखलंदाजी करनी पड़ेगी, तो वैसे ही जब आप जस्टिस नहीं दे रहे हो तो किसी को तो दखलंदाजी करनी ही पड़ेगी, ये कहना था मेरा। और फिर अभी आते हैं कलीजियम सिस्टम पे। तो वो मतलब कि 5 जजेस होते हैं और वो इलेक्ट करते हैं कि कौन किसका चीफ जस्टिस बनेगा, कौन सुप्रीम कोर्ट में आएगा एंड एवरीथिंग। तब इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हाँ, इसमें सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना किसी को पता है कि इलेक्ट कैसे किए जाते हैं जजेस, कि यहाँ पे कौन सुप्रीम कोर्ट में कौन आएगा, किसी को नहीं पता कि पूरा प्रोसेस क्या है। अब इसको ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इसमें जो सरकार है उन्होंने 2014 में NJAC लाया था, NJAC एक्ट, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन लाया था। अब इसमें क्या था, इसमें वो ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे
इलेक्शन सिस्टम में कि कैसे इलेक्ट होंगे जजेस, तो उसमें 5 मेंबर्स थे, CGI, 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 2 एमिनेंट जूरिस्ट, मतलब एमिनेंट जूरिस्ट एमिनेंट पर्सन होंगे, और एक लॉ मिनिस्टर, जो ये पूरा इलेक्शन का प्रोसेस देखेंगे कि कौन कहाँ पे इलेक्ट हो रहा है। अब ये सब मोदी सरकार ने 14 में लाया था, और तभी अरुण जेटली भी थे, ही वॉज इन द कैबिनेट, और वो खुद ही एक लॉयर है, तो मतलब पूरी सरकार ने लाया था, वो अलग बात है। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में तो खारिज कर दिया कि हम इस एक्ट को मानते ही नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है, क्योंकि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का देखभाल करने वाला है, कि हम देखेंगे कि जो चीज़ें हो रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो रही है कि नहीं। अब ऐसे एक्ट को वो नहीं कर सकते, कोई भी एक्ट आए कि, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 में लिखा गया है कि पार्लियामेंट जो चीज़ करे वो सुप्रीम है, और बाकी सारी चीज़ें उनको कर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चेंजेस पार्लियामेंट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ देखना है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ और कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें आधारित हैं वो सही है कि नहीं, बस। वो किसी एक्ट को खारिज नहीं कर सकता। बट ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन खारिज हुआ, और यही चीज़ है। अब कलीजियम सिस्टम आपको पता नहीं, मतलब हम आम आदमी को तो पता ही नहीं कैसे चलता है, इलेक्ट कैसे होता है। और दूसरी बात, हम अकाउंटेबल और अकाउंटेबिलिटी सुप्रीम कोर्ट लेता ही नहीं उसके गलत डिसीजंस की। ना सुप्रीम कोर्ट आंसरेबल है कि आपने सही किया गलत किया, ना उनसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने वो क्यों किया। अब इसमें 2 एग्जांपल देना चाहूँगा। पहला है कि सलवा जुडुम, जो कांग्रेस के टाइम पे चीज़ ये लाया गया था, सलवा जुडुम। तब इसमें क्या था कि तभी नक्सलाइट्स का जो प्रभाव है वो बहुत बढ़ रहा था, तो कांग्रेस सरकार ने डिसाइड किया कि जो आदिवासी लोग हैं उनको ही हम लोग क्यों ना बंदूक और ट्रेनिंग दे देते हैं, गन्स दे देते हैं, एम्यूनिशन दे देते हैं, और वही फाइट करेंगे नक्सलाइट्स के साथ। और क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रभाव, और मतलब नक्सलिज्म बहुत स्ट्रांग हो रहा था उस टाइम पे, तब ये चीज़ कांग्रेस ने डिसाइड की कि हम आदिवासियों को गन्स, और ये मतलब जो विलेजेस हैं जहाँ पे नक्सलिज्म ज़्यादा है, वहाँ के लोगों को हम गन्स और ये प्रोवाइड करेंगे ताकि वो खुद ही लड़े उनसे। ये कांग्रेस की सरकार का डिसीजन था। तब इसका जो केस सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई, सारी चीज़ें हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि नहीं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब आप मार ही नहीं सकते, डिफेंस कर ही नहीं सकते अपना, तो इसके लिए फिर ये खारिज हो गया। अब इसकी वजह से बहुत सारे आदिवासियों की जान गई। दूसरी चीज़, अभी जम्मू कश्मीर में पहलगाम का ही एग्जांपल ले लीजिए। अब जम्मू कश्मीर के जब 370 और 35 से हटा जम्मू कश्मीर से, तब बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको अक्टूबर 2024 के पहले आपको इलेक्शंस कराने ही कराने, मतलब एक टाइम लिमिट दी कि इसके अंदर ये इलेक्शन होना चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कश्मीर आपको पता है कितनी सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर्स लगते हैं पीओके से और वो सारी चीज़ें। अब इसमें गवर्नमेंट चाहती थी कि अगर प्रेसिडेंट्स रूल रहेगा तो बेटर कंट्रोल कर सकती है गवर्नमेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि जो चीज़ें हुई उस पर गवर्नमेंट की, मतलब गवर्नमेंट फेल हो गई करने में क्योंकि उधर उमर अब्दुल्ला आ गए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन एक बात होती है जब प्रेसिडेंट्स रूल लागू होता है तो डायरेक्ट गवर्नमेंट, मतलब प्रेसिडेंट हैंडल करती है और गवर्नमेंट के पास अच्छा कंट्रोल होता है। अब इलेक्शन हो गया, उमर अब्दुल्ला आ गए, तब प्रॉब्लम क्या होती है कि गवर्नमेंट उतने फ्रीली काम नहीं कर पाती, उतने फ्रीडम से काम नहीं कर पाती उस स्टेट में जब जो उसको चाहिए था। अब दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन्स की पहलगाम हुआ हो, क्योंकि मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज़ होती है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो दोनों में समन्वय बनते हुए चलता है और उतना कंट्रोल नहीं रहता, स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा कंट्रोल करती है। लेकिन मैं एक रीज़न बता रहा हूँ कि ये चीज़ हो सकती है। और इसके पीछे क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मतलब तब तक अगर इलेक्शन नहीं होगा तब तक आपको इलेक्शन करवाना ही है, ये सर्टन टाइम अक्टूबर 2024 तक आपको इलेक्शन करवाना है तो करवाना ही है। तो ये प्रॉब्लम है कि अगर उसमें स्टेट गवर्नमेंट आ गई तो अब उसमें, अब आपको पता है उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला कैसे लोग हैं, वो किस चीज़ को प्रेफर करते हैं, तो वहाँ पे वापस ये चीज़ राइज होगी टेररिज्म की। अगर गवर्नमेंट का रूल होता, प्रेसिडेंट रूल होता, तो चीज़ें शायद अलग होती वहाँ पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, इसके लिए चीज़ें आज वहाँ पे अलग हैं। तो अब इसके लिए फिर सलवा जुदुम हो गया, ये चीज़ों के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट को ना अकाउंटेबल हेल्ड करेगा, ना उससे कोई आंसर्स क्वेश्चंस पूछेगा, ना सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट आंसरेबल टू एनीवन। दैट इज़ द प्रॉब्लम कि हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रहते हैं जिसमें पार्लियामेंट सुप्रीम है, जो भी वो एक्ट बनाए, सारी चीज़ें करें, वो ही सुप्रीम है। उसमें बस सुप्रीम कोर्ट का मानना ये है कि उसमें जुडिशरी ये है कि जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले। अब यही मैं बेसिक स्ट्रक्चर की बात वापस कह दूं कि अगर कोई भी, मतलब उसको डिफ़ाइन नहीं किया गया अब तक। अब क्यों नहीं डिफ़ाइन किया गया? क्योंकि अगर कोई भी पार्लियामेंट लॉ ला दे या एक्ट ला दे, एक्ट पास हो गया, अब वो उसको अगर खारिज करना होगा तो बोल देंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है इसलिए हम इसको खारिज कर रहे हैं। तो ये चीज़ यही चीज़ है। मेरा मुद्दा ये था आज बताने का कि जुडिशरी जो है वो थर्ड पिलर है और वो देखभाल करती कॉन्स्टिट्यूशन की। उसका काम ये नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, लेकिन आजकल रिसेंट में आप देखोगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है और पार्लियामेंट जो सुप्रीम होनी चाहिए वो सुप्रीम बिल्कुल नहीं है।
दैट इज़ द होल सोल रीज़न ऑफ मेकिंग दिस वीडियो की। और मैंने जैसे स्टार्टिंग में बात की थी कि आप मतलब परिवार वाले बोलते होंगे कि आप लॉयर स्ट्रीम में मत जाइए क्योंकि आपके घर में लॉयर नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस कलीजियम सिस्टम। अब मेरे को नहीं पता कि कहाँ से चीज़ें इलेक्ट होती, लेकिन आप देख लो जो जितने भी जजेस और उनके नाम सुने होंगे आपने, बोला होगा कि ये मतलब ये उनके जो मामा थे वो चीफ जस्टिस थे, उनके दादाजी ये थे वो थे। अब ये क्यों होता है? अब आप दिस माइट बी वन ऑफ द रीज़न फॉर इट, आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज़ द ओनली रीज़न, दिस माइट बी वन ऑफ द रीजन फॉर इट, कि जहाँ से लोगों में वो चीज़ें मतलब वही लोग इलेक्ट हो रहे, परिवार के ही लोग इलेक्ट हो रहे, बाहर का कोई इलेक्ट नहीं हो रहा। तो ये गहर चिंता का विषय है, चिंतन नहीं चिंता का विषय है कि हमारी जो जुडिशरी है कि ऐसे फंक्शन करती है। और ये कलीजियम सिस्टम बाय द वे कहीं भी नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है, सिर्फ इंडिया में ही है ये सिस्टम। तो आप सोचो कि क्या चीज़ें हो रही है और बदलाव की कितनी आवश्यकता है, हमारे जुडिशियल रिफॉर्म्स की कितनी ज़्यादा नीड है इस समय पे, लेकिन करने नहीं देंगे क्योंकि पूरी लॉबी चलती है, सारी चीज़ें। अब आप ऑपोजिशन को ही देख लो, अगर कुछ चेंज ला दें, ऑपोजिशन तो मतलब भाग खड़ा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करें, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर रहे हैं। तो यही बात है कि आप इस पर ज़रूर विचार करिएगा कि क्या जुडिशियल रिफॉर्म्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। विचार करिएगा और विचार करते करते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।